वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। बच्चों 10 के टर्म 1 एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं और टर्म 2 की पढ़ाई आपकी शुरू भी हो चुकी होगी। तो आज से मैं भी टर्म 2 के सिलेबस को शुरू कराने जा रही हूँ और चैप्टर्स जो टर्म 2 में आ रहे हैं 10 के बच्चों को वो है चैप्टर्स 4th, 5th, देन 9th, 10th, 11th और फिर 13th एंड 14th, ये सारे चैप्टर्स हैं। तो इन चैप्टर्स में जो चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इन सब में कुछ ना कुछ डिलीटेड पोर्शंस हैं। चैप्टर 9 एंड 10 में कुछ भी डिलीटेड पार्ट नहीं है, सारा कुछ हमको पढ़ना है। इसके बाद चैप्टर 11 में भी थोड़ा कुछ डिलीटेड है, चैप्टर 12 में भी कुछ डिलीटेड है और चैप्टर 12 तो आ चुका है टर्म 1 में, चैप्टर 13 में कुछ डिलीटेड है और चैप्टर 14 में भी कुछ ना कुछ डिलीटेड है। तो इन चैप्टर्स को जब हम करेंगे उस टाइम मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन सा पोर्शन डिलीटेड है। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 9 जिसमें कहीं कुछ डिलीशंस नहीं है और ये चैप्टर बहुत छोटा भी है, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक में और इसमें कंसेप्ट भी जो यूज होते हैं वो बहुत थोड़े से ही है। मतलब आपने चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में जो कुछ पढ़ा है उसमें से थोड़ा सा पोर्शन यूज होने वाला है और जो नई चीज़ें आपको समझनी है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो चैप्टर 9 में जो समझने वाली बात है, जो याद रखने वाली बात है, वो है चैप्टर 8 का 8.2 वाला पार्ट, मतलब सम स्पेसिफिक एंगल्स ऑफ टी रेशियोज। तो स्पेसिफिक एंगल्स में कौन कौन से एंगल्स होते हैं आपको पता ही है, वहाँ पर पूरा एक चार्ट बनता है और अगर वो चार्ट के एंगल्स की वैल्यूज कैसे आती है आपको ये बात समझनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं वो पूरा चार्ट आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि किस तरह से उसको फाइंड आउट किया जाता है। तो उन स्पेसिफिक एंगल्स में है 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और 9th चैप्टर में बच्चों ज़्यादातर हम यूज़ करेंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। और अलग अलग टी रेशियोज में इनकी क्या क्या वैल्यूज होती है वो मैं अभी आपको लिखकर बता दूंगी, जिन्हें आप याद रखिएगा। और इसके अलावा दो नए टर्म्स आपके सामने आएंगे, वो है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो चलिए पहले देखते हैं स्पेसिफिक एंगल्स कौन कौन से यूज हो सकते हैं इस चैप्टर में। ज्यादातर तो बच्चों 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री tan में यूज होते हैं। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, tan 45 ये होता है 1, फिर tan 60 की वैल्यू √3 और इसी तरह से साइन कॉस में भी 30, 45 एंड 60 डिग्री की वैल्यूज यूज हो सकती हैं। तो साइन 30 डिग्री ये 1/2 होता है और ये कॉस में 60 डिग्री की वैल्यू भी होती है। फिर साइन 45 एंड कॉस 45 बोथ आर इक्वल टू 1/√2। इसके बाद साइन में 60 डिग्री रह गया है जिसकी वैल्यू होती है √3/2 और ये सेम वैल्यू कॉस में 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इन टी रेशियोज के अलावा और कोई टी रेशियो यूज होते नहीं है 9 चैप्टर में, मतलब ये ही स्पेसिफिक एंगल्स है जिनके टी रेशियोज की वैल्यूज की हमको जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा मैंने एक वर्ड अभी यूज किया था एंगल ऑफ एलिवेशन, तो वो भी आप समझ लीजिए क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ये तब फॉर्म होता है जब कोई ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की तरफ देखता है। जैसे सपोज ग्राउंड लेवल पे यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर एक बिल्डिंग के टॉप को, बिल्डिंग है, टावर है, किसी भी चीज के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसकी आईज हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल फॉर्म करेगी उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो एंगल है इसको थीटा से डिनोट कर सकते हैं और इसी एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये किस तरह से बन रहा है आप एक बार फिर से सुन लीजिए। जब भी कोई ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा तब जो एंगल फॉर्म होगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, इसी एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब कभी कभी क्या होता है, ये जो ऑब्जर्वर है इसकी हाइट क्वेश्चन में मेंशन की हुई होती है, तो अगर हाइट मेंशन की हुई है तो हम उसे कंसीडर करेंगे और अगर हाइट मेंशन नहीं की हुई है तो उस ऑब्जर्वर की हाइट को हम नेग्लिजिबल मानकर एंगल बिल्कुल यहाँ से बनाएंगे, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से। और इसी तरह से एक और वर्ड आपको समझना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये ऊपर से नीचे की तरफ देखने पे बनता है। अब इस टाइम पे क्या होगा, ऑब्जर्वर टॉप पे होगा। अभी तक जो ऑब्जर्वर था वो यहाँ पर था, यहाँ पर मैं पॉइंट को नेम कर देती हूँ पी कोई पर्सन है जो यहाँ पर खड़ा हुआ है और अभी जो पर्सन है वो कहाँ पर है, वो किसी हाइट पे है और इस हाइट से वो कहाँ पर देख रहा है। सपोज यहाँ पर कोई कार है या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या कुछ भी, कोई पॉट रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है, ये जो पर्सन है ये इस
ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। तो अब इस टाइम पे इसकी आंखें हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल फॉर्म करेगी उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एक बात तो आपको ये समझना है कि ऑब्जर्वर किसी भी पॉइंट को जहां तक देख रहा है उस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ साइट, और लाइन ऑफ साइट के साथ ही एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा हो या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा हो वो बनेगा हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बना, ये थीटा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनाया है। और कुछ बच्चे ये गलती करते हैं, यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बना देते हैं जो कि बिल्कुल भी रॉन्ग होगा। कोई सा भी एंगल चाहे वो एलिवेशन हो या डिप्रेशन हो वर्टिकल लाइन के साथ नहीं बनता है, ये एंगल्स हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही बनते हैं। फिर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस टाइम पे ये एंगल हम यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल है। और ये जो है अगर इसको मैं ए नेम कर लेती हूँ तो ए भी एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी, और यहाँ पर ये बन जाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो कि इक्वल होते हैं। तो जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे आपको एंगल ऊपर ही मार्क करना है, और फिर बाद में हम उस एंगल को यहाँ नीचे भी ले लेंगे, क्योंकि ये होते तो हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो कि इक्वल होंगे यहाँ पर। तो इस तरह से क्वेश्चन ये ट्राइंगल के अंदर ही हम सॉल्व करेंगे। और ये पूरा जो चैप्टर है सिर्फ 3 चीज़ों पर बेस्ड है, या तो कभी आपको बेस फाइंड करना होगा, या कभी हाइट फाइंड करनी होगी, या फिर कभी हाइपोटेनियस फाइंड करना होगा, और कभी कभी एंगल भी फाइंड करना पड़ सकता है। तो बस ये 4 ही चीज़ें हैं पूरे चैप्टर में, और 4 चीज़ों में से कुछ आपको गिवन होंगी और कुछ आपको फाइंड करनी होगी। तो अभी हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हम करेंगे एनसीईआरटी बुक से 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, और ये है पेज नंबर 203 में। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degrees. यहाँ पर बच्चों ये क्वेश्चन है कि एक पोल से किसी रोप को टाइटली स्ट्रेच करके ग्राउंड पे कहीं पर टाई कर दिया गया, बांध दिया गया है, और जो रोप है वो 20 मीटर्स लॉन्ग है। ए बी एक पोल है और ए सी एक रोप है। दिस इज पोल एंड दिस इज रोप। लेंथ ऑफ द रोप इज 20 मीटर्स, और रोप ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म करना है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये अभी कि ये कहलाता है लाइन ऑफ साइट, और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन है, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर देखा जा रहा है, और इस पोल की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस हाइट को हम h मीटर सपोज कर लेंगे। लेट द हाइट ऑफ द पोल बी h मीटर्स। तो ये हमने हाइट सपोज कर ली। अब आपने एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, एक चैप्टर के हिसाब से अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में कोई टी रेशियो आपको यूज करना है तो वो हो सकता है साइन या फिर उसका रेसिप्रोकल कॉजेट। तो हम यहाँ पर साइन यूज करेंगे। साइन सी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन सी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ए बी और हाइपोटेनियस है ए सी। एंगल सी का मेजरमेंट दिया गया है हमें 30 डिग्रीज। इसमें हाइट ऑफ द पोल को h सपोज किया हुआ है। लेंथ ऑफ द रोप इज 20 मीटर्स। साइन 30 की वैल्यू 1/2 h अपॉन 20। तो यहाँ पर h की वैल्यू आ जाएगी 20, ऊपर ले लेंगे 2 डिनोमिनेटर में, और फिर इनको कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 मीटर्स। द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर्स। अब देखेंगे हम सेकेंड क्वेश्चन। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degrees with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meters. Find the height of the tree. ये क्वेश्चन भी इसी तरह का है बेटा। यहाँ पर भी एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्रीज है, और जो ट्री स्टॉर्म की वजह से ब्रेक हुआ था वो ब्रेक होने के बाद पूरी तरह से सेपरेट नहीं हुआ, वो सिर्फ बेंड हुआ है। तो बेंड होने के बाद क्या हुआ है, उस ट्री का जो टॉप है वो ग्राउंड लेवल को टच कर रहा है। जैसे मैं इसे फिर से आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। सपोज पहले ट्री की हाइट इतनी थी और ये है ग्राउंड लेवल, लेकिन स्टॉर्म की वजह से ये ट्री कहीं से ब्रेक हुआ। तो सपोज इस पॉइंट से ब्रेक हुआ
और ब्रेक होने के बाद ये सिर्फ बेंड हुआ है, यहाँ से स्टॉर्म की वजह से वो बेंड हुआ है, पूरी तरह से सेपरेट नहीं हुआ। तो ये जो AC है, यहाँ पे ये ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री है एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द ग्राउंड। और हमको इस ट्री के टॉप का फुट ऑफ द ट्री से डिस्टेंस दिया हुआ है 8 मीटर्स। ये यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर्स। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की हाइट फाइंड करनी है। हाइट मतलब ओरिजिनल हाइट बिफोर ब्रेकिंग। तो ये अगर 8 मीटर्स है तो यहाँ से हम बच्चों हाइपोटेन्यूज की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। मतलब जो ट्री का ब्रोकन पार्ट है, सी पॉइंट पहले यहाँ पर था, ट्री के ब्रेक होने से पहले या बेंड होने से पहले सी पॉइंट पहले यहाँ पर था, स्टॉर्म की वजह से ये बेंड हुआ और यहाँ पर ग्राउंड पे टच करने लगा। तो हमें AC भी फाइंड करना पड़ेगा, AB भी फाइंड करना पड़ेगा और फिर उन दोनों लेंथ को हम ऐड कर लेंगे तो ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री हमें पता चल जाएगी। तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। और आपको एक बात पता होगी कि यहाँ पर बेस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर। तो 1 by 1 हम क्या करेंगे, एक बार कॉज यूज करेंगे, T रेशो कॉज, और फिर सेकेंड टाइम tan यूज करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर भी हमको फाइंड आउट करना है। तो ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। इन राइट ट्राइंगल ABC टेकिंग cos 30 डिग्री, cos 30, cos के लिए फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 30 की वैल्यू √3/2, बेस है 8 और हाइपोटेन्यूज AC जो हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, AC इक्वल्स टू 8 × 2/√3। तो ये लेंथ मिल रही है हमको 16/√3। और इसको हमें रैशनलाइज भी करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर्स अलाउड नहीं होते हैं। तो √3 लेकर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। डिनोमिनेटर होगा √3 × √3 3 और न्यूमरेटर 16√3। तो ये AC की वैल्यू पता चली अभी हमको। इसके बाद हमें AB फाइंड करना है। तो दो तरीके हैं, दो मेथड है, या तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लें और AB फाइंड कर लें, मतलब परपेंडिकुलर फाइंड कर लें, या फिर हम tan अप्लाई कर लें, tan थीटा। तो मैं यहाँ पर tan थीटा अप्लाई कर रही हूँ। tan थीटा मतलब tan ऑफ 30 डिग्री ले लेंगे हम, C एंगल के लिए tan लेना है हमें। tan C इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल C का मेजर है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हमको फाइंड आउट करना है जो कि AB है इस क्वेश्चन में, और BC बेस है 8 मीटर्स। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, AB/8। तो यहाँ से हमको AB की लेंथ मिल जाएगी 8/√3। अब देखिए हमारे सामने AB की लेंथ मिल चुकी है, लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम हुई है कि डिनोमिनेटर इरेशनल है, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। AB इक्वल्स टू 8/√3, √3 एज इट इज ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, डिनोमिनेटर हो जाएगा 3, न्यूमरेटर 8√3, √3 और √3 को मल्टीप्लाई करके हमें मिलता है 3। तो अब हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है। उसके लिए हमें ये AB की लेंथ जो यहाँ लिखी है और सेकेंड AC की लेंथ जो यहाँ पर लिखी हुई है, दोनों हम ऐड कर लेंगे। हाइट ऑफ द ट्री इक्वल्स टू AB प्लस AC। तो AC है 8√3/3 और AC है 16√3/3। जब दोनों को ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो 3 ही आएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा 16 + 8 24, 24√3/3। तो यहाँ पर अब लिखने के लिए स्पेस कम पड़ रहा है, मैं इधर साइड में लिख रही हूँ। हाइट ऑफ द ट्री, इसको हम कैपिटल H से डिनोट कर लेते हैं। इट विल बी 16 + 8 24√3/3, 3 8s are 24, H इक्वल्स टू 8√3। अगर हमको इस आंसर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 1.732। तो 1.732 मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 2 16, कैरी ओवर 1, 8 24 प्लस 1 25, कैरी ओवर 2, 8 7 56, 56 प्लस 2 58, कैरी ओवर 5, 8 1 8 प्लस 5 13। वैसे NCERT बुक में सारे आंसर्स इसी तरह से इरेशनल फॉर्म में, लेकिन
एग्जाम में अगर क्वेश्चन में लिख के आएगा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स, तो फिर यहाँ पे हमको 2 प्लेसेस के लिए एक प्लेस एक्स्ट्रा फाइंड आउट करना पड़ता है टू राउंड ऑफ द सेकेंड प्लेस। एक प्लेस एक्स्ट्रा इससे निकालेंगे, जब भी हमको 2 प्लेसेस तक आंसर फाइंड करने को बोला जाए तो हम हमेशा एक प्लेस एक्स्ट्रा निकालेंगे। वो इसलिए निकाला जाता है ताकि हम सेकेंड प्लेस को राउंड ऑफ कर सके। और अगर 3 प्लेसेस तक आंसर पूछा जाएगा तो फिर 4 प्लेसेस तक आंसर निकालना पड़ेगा। और वैसे 3 प्लेसेस तक आंसर कभी फाइंड करने को बोला नहीं जाता है, ज्यादातर 2 प्लेसेस या फिर 1 प्लेस तक ही बोला जाता है। तो अब इसे राउंड ऑफ कैसे करेंगे? ये जो थर्ड डिजिट है ये 5 से बड़ा है, 6 दिख रहा है, 5 से बड़ा है, तो हम इस डिजिट को इंक्रीज कर देंगे 1 से। तो फिर फाइनली अगर 2 डिजिट तक हमको आंसर लिखना हो तो हम आंसर लिखेंगे 8 6। इस 5 को इंक्रीज करके 6 कर लेंगे क्योंकि हमने इसे राउंड ऑफ किया है। और ये आंसर अप्रॉक्स ही होता है हमेशा, हमें कभी भी एक्यूरेट आंसर नहीं मिल पाएगा क्योंकि इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो इसमें हम आफ्टर डेसिमल 2 या 3 प्लेसेस तक लेकर ही कैलकुलेशन करते हैं। तो हमेशा अभी आगे और बहुत सारे क्वेश्चंस हमको करने हैं। आज तो ये सेकेंड ही क्वेश्चन हुआ है, तो हमेशा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही हमको मिला करेगी। और आज के वीडियो में मैंने बस 2 ही क्वेश्चंस कराए हैं, अगले वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे। और अगर मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।